पिछले क्लास में हम फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़े थे एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? इन फिजिकल चेंजेस द मॉलिक्यूल्स आर रीअरेंज्ड व्हाइल द एक्चुअल कंपोजिशन रिमेन सेम। क्या कहा? फिजिकल चेंजेस में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं रीअरेंज होते हैं व्हाइल द कंपोजिशन रिमेन सेम, मतलब कंपोजिशन सेम होता है। जैसे फिजिकल एग्जांपल की बात करें तो पानी से बर्फ का बनना एक आपका फिजिकल एग्जांपल है। जैसे पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखें तो H2O होता है, बर्फ का भी H2O होता है, और अगर स्टीम की बात करें तो यहाँ भी H2O होते हैं। तो पानी का तीन फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे यहाँ देखें सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहाँ पे फॉर्मूले तो सेम होंगे H2O, 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 राइट, लेकिन इसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो है रीअरेंज होंगे, राइट। और केमिकल चेंज की बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो होता है सब्सटेंस का वो कम्प्लीटली चेंज होता है और एक नया सब्सटेंस बनता है जिसका प्रॉपर्टीज इनिशियल सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज से टोटली डिफरेंट होता है। केमिकल चेंजेस का एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक आयरन है जो कि रस्टेड आयरन है, तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन जो है उसका प्रॉपर्टीज चेंज हुआ, जिसके आयरन के ऊपर जो आपका एक लेयर बनाएगा आयरन के ऑक्साइड्स का, उसका प्रॉपर्टीज आयरन के प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक आपका केमिकल चेंजेस है, राइट। सो केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस तो आप देखें, समझ में आया होगा। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। Chemical reaction is a process in which one or more than one substance converts itself and make a new substance whose properties are different from the initial substance। क्या कहा कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं दूसरे सब्सटेंस में जिसका प्रॉपर्टीज रिएक्टिंग सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज से टोटली डिफरेंट होता है, राइट। इसमें क्या होता है कि इनिशियल सब्सटेंस के केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूटते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाता है और एक नया बॉन्ड बनाता है जिसके वजह से एक नया सब्सटेंस बनता है, राइट। उसका प्रॉपर्टीज इनिशियल सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज से टोटली डिफरेंट होता है। यही होता है केमिकल रिएक्शन, राइट। केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटी देखते हैं। जैसे एनसीईआरटी का एक्टिविटी नंबर 1.1 यहाँ देखते हैं। इसमें क्या है कि टेक 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट बाय रबिंग विद द सैंड पेपर, राइट। एंड सेकंड पॉइंट है होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न यूजिंग बर्नर एंड कलेक्ट द एशेस, राइट। इसमें एक मैग्नीशियम 2 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन को लेंगे और उसको साफ करेंगे सही से सैंड पेपर से, उसके बाद बर्न करेंगे इसे, और जो इसका बर्न करने के बाद जो ऐश बचेगा, जो रेसिड्यूज, उसको हम कलेक्ट करेंगे, राइट। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पहले जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें क्या है कि एक बर्नर है, एक वॉच ग्लास, टोंग एंड मैग्नीशियम रिबन है। जब इसको हम हीट देंगे, मैग्नीशियम रिबन को जब हीट देंगे तो ये बर्न होगा विथ वाइट डाइजिंग फ्लेम, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब वाइट जैसे नहीं होता है कि आप देखे होंगे कि वेल्डिंग जहाँ होता है तो किस तरीके से उसका चिंगारी दिखता है, वैसे ही वाइट डाइजिंग फ्लेम के साथ मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा और बर्न होने के बाद आपको एक पाउडर के फॉर्म में आपका इसका रेसिड्यूज मिलेगा, उसका कलर वाइट होगा, राइट। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो मैग्नीशियम को जब हीट करेंगे तो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, राइट। वी कैन राइट इट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और विद हीट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसका केमिकल फार्मूला हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये तो वर्ड फार्मूला है मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। अगर केमिकल फार्मूला शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं Mg+O2 और आपका प्रोडक्ट मिलेगा Mg4, राइट। तो यहाँ पे हम देखें कि मैग्नीशियम बर्न होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जिसका कलर वाइट पाउडर की तरह, राइट। तो यहाँ पे चेंज हुआ कलर। दूसरा अगर एक्टिविटी देखें 1.3 तो इसमें क्या है कि एक कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें हम जिंक ग्रैन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक का रिएक्शन होगा। जिंक एक मेटल है
और एसिड। तो हम जानते हैं कि मेटल का जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो मेटल का क्रॉसपॉन्डिंग साल्ट मिलता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस, राइट। तो यहाँ पे भी जब रिएक्शन होगा जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड से तो आपको जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलेंगे, एंड वी कैन राइट इट एज Zn प्लस H2SO4 और एरो के साथ आपको मिलेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे रिएक्शन के बाद आपको H2 गैस मिला, राइट। तो ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल ये जहाँ पे प्रोडक्ट का नेचर कंप्लीटली रिएक्टेंट के नेचर से डिफरेंट था। एक और एग्जांपल लेते हैं, NCERT का एक्टिविटी नंबर 1.4 में एक बीकर लेंगे एंड बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, मीन्स टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड and slightly add water to this. After some time touch the beaker as shown in figure, right? तो क्या आपको देखने को मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बीकर में लेंगे, उसके बाद उसमें पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा। कुछ देर के बाद हम बीकर को टच करेंगे तो हमें क्या फ़र्क मिलेगा, मतलब हीट में क्या फ़र्क मिलेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होता है मैं बता दूँ आपका, कैल्शियम ऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्शन विगरस रिएक्शन होता है। विगरस रिएक्शन का मतलब कि बहुत ही हीट प्रोड्यूस वायलेंट होता है, राइट। विगरस रिएक्शन का मतलब होता है कि बहुत तेजी से रिएक्शन होगा और वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होंगे, राइट। तो हम यहाँ पे जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है कि इस बीकर को हम टच करें तो हमें हीट फील होगा। तो इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसका केमिकल इक्वेशन हम CaO प्लस H2O आपको मिलेगा फाइनली एरो के साथ CaOH, राइट। इसके साथ हीट पे मिलेगा। सो यहाँ पे 3 एक्टिविटी हम किए थे और तीनों एक्टिविटी में जो हमें ऑब्जर्वेशंस मिले, जैसे कि पहले एक्टिविटी में मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से टोटली डिफरेंट था। दूसरे इसका कलर भी चेंज था, सिल्वर वाइट से वाइट पाउडर मिला। दूसरे एक्टिविटी में हम जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराए थे और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस मिला, राइट। और तीसरा एक्टिविटी में क्या था कि कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन से हुआ था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था और उसके साथ हीट भी मिला था। तो तीनों एक्टिविटीज से हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिले। तो दीज आर द सम पॉइंट्स। So there are following observations which can help us to determine whether a chemical reaction has taken place. जैसे कुछ points है, change in state, change in color, evolution of gas, change in change in temperature and formation of precipitate। ये सारे points अगर किसी reaction में देखने को मिल रहा है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे chemical reaction हो रहा है। तो हमें ये समझ में आ गया कि chemical reaction क्या होता है, राइट। अब केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, राइट। सो केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट टर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट टर्म रिप्रेजेंटेशन ही केमिकल इक्वेशन होता है, राइट। Let us take an example। जैसे कि हम देखे थे पहले भी कि जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराए थे तो हमें क्या मिला था, जिंक सल्फेट और उसके साथ हाइड्रोजन गैस। मतलब मेटल का रिएक्शन, फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ कि मेटल का रिएक्शन अगर एसिड से होगा तो मेटल का क्रॉसपॉन्डिंग साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिंक का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से होगा तो जिंक सल्फेट और उसके साथ हाइड्रोजन गैस मिलेंगे। This is the word equation of reaction and we can write this equation as a chemical equation like zinc plus sulfuric acid is H2SO4 and then इसका प्रोडक्ट जो मिलेगा ZnSO4 and H2 गैस, राइट। तो यहाँ पे आपके Zn जो है सिंबल है जिंक का, H2SO4 फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, जिंक सल्फेट का ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस जो है H2। सो फाइनली जो हमारा इक्वेशन मिलेगा कुछ इस तरीके से, जिंक प्लस H2SO4 विद एरो ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो इस केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे सब्सटेंस है
उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और राइट हैंड साइड में जो हमें मिलते हैं वो प्रोडक्ट होता है, आफ्टर रिएक्शन जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए Zn एंड H2SO4 रिएक्टेंट्स होंगे और ZnSO4 और H2 आपके प्रोडक्ट्स होंगे, राइट। और वी कैन से द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। सो क्या केमिकल रिएक्शन सिर्फ लैब में ही देखने को मिलते हैं? नहीं, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं, देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम आयरन को, लोहा को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, रस्टेड आयरन एंड सावरिंग ऑफ मिल्क एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क एंड कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, respiration, burning of coal, petrol, diesel, LPG and burning of candle wicks. These all are example of chemical reactions. तो यहाँ पे हम chemical reactions और उसके इक्वेशन के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन chemical इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो chemical इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ chemical equations. Recall the laws of conservation of mass that you have studied in class 9th, that mass can neither be created nor destroyed in any chemical reaction. मतलब कि मास को न क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कोई केमिकल रिएक्शन में। That is the total mass of element present in the product must be same as the mass of element in the reactant side. मतलब जो भी मास आपका प्रोडक्ट में मिलेगा वो मास आपका रिएक्टेंट साइड के मास के बराबर होना चाहिए। यही है बैलेंस लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शंस। सो इसलिए हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है, इक्वेशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत टफ होता है। अगर टफ आपके लॉन्ग केमिकल रिएक्शंस आपके दिए जाएं तो वो बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, और छोटे केमिकल रिएक्शंस के लिए और छोटे केमिकल इक्वेशन के लिए बैलेंस हम हिट एंड ट्रायल मेथड से हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, जिंक का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं और जहाँ पे हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। इस रिएक्शन को पहले मैं बताया हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे कुछ इस तरीके से, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड जो LHS होगा, और नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन RH इन नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि RHS में होगा। तो एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है यहाँ पे उसके एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे, जैसे जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड में ये सारे आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो हम लिखेंगे रिएक्टेंट साइड में। तो रिएक्टेंट साइड में आप देखिए सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन का है, फिर सल्फर का 1, यहाँ पे जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन का आइटम 4 है, राइट। उसी तरीके से प्रोडक्ट में भी हम देखेंगे क्या क्या आ रहा है। जैसे प्रोडक्ट साइड में भी जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और आपके ऑक्सीजन 4 है, राइट। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम आ रहे हैं। तो ये तो ऑलरेडी आपके बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। सो बैलेंस इक्वेशन में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के नंबर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, और इस तरीके से हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के मासेस जो होते हैं तो बेसिकली वो भी सेम होते हैं। रिएक्टेंट में जितना हमारे पास मास होता है वो मिलेगा आपको प्रोडक्ट में। अगर इक्वेशंस बैलेंस है तो हमारा वहाँ पे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है आपको मिलेगा, मतलब मास हमारे बराबर मिलेंगे, राइट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक, कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वाटर मिलेगा, राइट। मतलब H2 + O2 इट विल गिव्स H2O। तो यहाँ पे देखिए कि बैलेंस है कि नहीं इक्वेशन। इसके लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल देखें तो H2 और O2, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट में हमारा 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट की तरफ 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन का आइटम्स 2 है और यहाँ प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के आइटम्स 2 है। तो ये बैलेंस यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन देखते हैं तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ 2 है और प्रोडक्ट की तरफ आपके 1 है।
तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है क्योंकि बराबर नहीं है, तो ये इम्बैलेंस इक्वेशन पर बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट के तरफ यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 लगाएंगे, प्रोडक्ट में 2H2O होगा और फिर चेक करेंगे इधर कि हमारा बैलेंस है कि नहीं। तो रिएक्टेंट के तरफ आपका फिर यहाँ पे तो आपके हाइड्रोजन 4 हो गए और ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गए। तो हाइड्रोजन को फिर बराबर करने के लिए रिएक्टेंट की तरफ यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। तो कुछ आपके जो ये इक्वेशन मिला ये बैलेंस इक्वेशन है, राइट। मैं फिर से आपको लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को याद दिलाऊंगा, मतलब कि इन एनी केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास जो है केमिकल रिएक्शन के बाद ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, वो सेम होना चाहिए। तो बैलेंसिंग हम इसीलिए करते हैं। एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर हम आयरन का रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो आपको मिलेगा फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। मतलब Fe प्लस H2O इट विल गिव्स Fe3O4 प्लस H2 गैस, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आयरन है और वाटर है वो रिएक्ट करेगा, रिएक्टेंट्स है, एंड प्रोडक्ट आपको फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो बैलेंस है कि नहीं हम देखते हैं यहाँ पे। फिर वही प्रोसेस यूज करेंगे कि एक कॉलम बनाएंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। ये आप कॉलम में कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो एलिमेंट्स जो आपके हैं वो आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, राइट। और जो नंबर ऑफ एटम्स जो है आयरन का 1 है, 2 है और 4 है रिएक्टेंट की तरफ, और प्रोडक्ट की तरफ अगर देखें तो प्रोडक्ट की तरफ आपके क्या है 3 है, 2 है एंड 4 है, राइट। 3, 2, 4। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे इक्वेशन में कि सबसे ज़्यादा जो एटम्स है एलिमेंट्स का वो किसका है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है 4 है, 4 सबसे ज़्यादा यही है। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को देखते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो रिएक्टेंट में आपके जो ऑक्सीजन है वो 1 है, राइट, और आपके प्रोडक्ट की तरफ 4 है। तो ये हम इनबैलेंस है, इसको बैलेंस के लिए क्या करेंगे, रिएक्टेंट की तरफ हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स H2O में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ 4 हो गए। लेकिन यहाँ रिएक्टेंट में आप देखिए आपका हाइड्रोजन बढ़ गया, मतलब 4 2 जा 8 हो गया, राइट। तो हाइड्रोजन तो बढ़ गया और ये इधर देखते हैं तो इधर हमारा 2 था। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इधर आपका हाइड्रोजन के सामने H2 के सामने आप 4 लगाएंगे और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस, राइट। अब आपका बचा आयरन। तो आयरन रिएक्टेंट की तरफ 1 है और इधर प्रोडक्ट में आपका 3 है। तो सिंपल सी बात है, इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट के सामने मीन्स आयरन के सामने हम 3 लगाएंगे और ये फाइनली आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। एक और प्रोसेस है बैलेंस करने का, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में मैं कराऊंगा कि किस तरीके से हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं किसी इक्वेशन का, राइट। तो फाइनली केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से हम सीख लिए हैं। यहाँ पे अभी हम जो सीखे हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शंस के इक्वेशन कैसे लिखते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारे टर्म्स अभी सीखे हैं। और इक्वेशंस से हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें फिजिकल पैरामीटर को ऐड करना होता है इक्वेशंस में, राइट। कहने का मतलब ये है टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव वी हैव टू ऐड फिजिकल प्रॉपर्टीज इन केमिकल इक्वेशन। जैसे कि किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, या तो वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा या एक्वस सॉल्यूशन में होगा। जैसे यहाँ पे मैं आप देखिए सॉलिड के लिए S से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को L, गैस को G एंड एक्वस को AQ। तो ये पैरामीटर्स हैं जो आपको फिजिकल इंफॉर्मेशन देंगे किसी भी रिएक्शन के। तो ये इससे आपका जो रिएक्शन होगा, इससे आपका जो इक्वेशन मिलेगा वो मोर इन्फॉर्मेटिव होगा। इससे हमें पता चलेगा, सपोज अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, H2O सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हमें पता नहीं है। तो अगर हमें किसी इक्वेशन में H2O के जगह पे सॉलिड लिखा है, इसका मतलब वो आइस है,
लिक्विड लिखा है पानी है, अगर गैस लिखा है इसका मतलब स्टीम है। तो फिजिकल इंफॉर्मेशन इक्वेशन में ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसका दूसरे पार्ट में बैलेंसिंग देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखेंगे, ये सारी डिटेल में हम देखेंगे, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।